नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मंथन में आप सभी का स्वागत है और मंथन में आज हम बात करेंगे महाशक्तियों का महासम्मेलन। भारत में G20 देशों की बैठक राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 8 से 10 सितंबर के बीच होने जा रही है। भारत में इस तरह का इतना बड़ा पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी साल भर से तैयारी चल रही थी। भारत में G20 का 18वां सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले 17 बार बैठक हुई है। G20 की स्थापना साल 2008 में की गई थी और पहले इसकी बैठक अमेरिका में हुई थी। भारत में होने जा रहे इस सम्मेलन में एक तरफ जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं आएंगे। चीन की तरफ से इस सम्मेलन में वहां के प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये G20 सम्मेलन क्या है और इसका आखिर क्या मकसद है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि G20 का गठन किस तरह से किया गया था। ये दरअसल G8 देशों का विस्तार है। शुरुआत में G7 ग्रुप होता था, जिसमें कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन इसके सदस्य होते थे। लेकिन रूस में इस ग्रुप के साथ साल 1998 में जुड़ गया। 1999 से पहले एशिया कुछ सालों से आर्थिक संकट से जूझ रहा था और उसके बाद जर्मनी के बर्लिन में G8 की बैठक के दौरान G20 का गठन किया गया। साल 2007 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर का बना दिया गया। G20 समूह का पहला सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया के प्रमुख आर्थिक देशों का सम्मेलन है, जहां सदस्य देशों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवसाय, निवेश और जलवायु परिवर्तन समेत जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना है। दुनिया के जीडीपी में G20 देश की हिस्सेदारी करीब 85% है। इसके अलावा दुनिया का कुल 80% प्रोडक्शन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समूह में है। इसकी 75% हिस्सेदारी है। जहां तक G20 को अधिकारी की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इसके बाद कोई विधायी शक्ति नहीं है और न ही इसके सदस्य देशों के बीच उस फैसले को मानने की कोई कानूनी बाध्यता है। मुख्य रूप से समझे तो G20 सदस्य देशों के बीच दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और उसको बढ़ावा देने पर चर्चा होती है। इसमें एजुकेशन, रोजगार और खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने जैसे मुद्दों पर फैसले लिए जाते हैं। इसका कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है। G20 के अध्यक्ष का फैसला ट्रोइका से तय किया जाता है और हर सम्मेलन को वर्तमान, पिछले और भविष्य के राष्ट्राध्यक्षों के समर्थन से आयोजित किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो इस बार ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील है। ग्लोबल इकोनॉमी में G20 समूह की हिस्सेदारी के इन आंकड़ों को देखकर इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसकी अध्यक्षता करने से भारत को ग्रुप के सदस्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों और मजबूत करने में मदद मिलेगी। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनकी राय में भविष्य की ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और समृद्धि को हासिल करने में G20 की एक रणनीतिक भूमिका है। इसमें शामिल देशों से भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। G20 की अध्यक्षता करने से भारत को वैश्विक मंच पर प्रमुख खिलाड़ी बनने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन में भारी निवेश किया। वो दिखाना चाहेंगे कि वो दुनिया में भारत की स्थिति मजबूत बनाने में सक्षम है। खासकर अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले भारत की चुनावी राजनीति में परंपरागत रूप से विदेश नीति कोई बड़ी भूमिका नहीं होती, जब तक कि वह पड़ोसी पाकिस्तान या चीन और अमेरिका का मामला ना हो। लेकिन पीएम मोदी की सरकार में ये बदल रहा है। भारतीय महत्वाकांक्षाएं हैं, वे दुनिया में अपनी छवि की परवाह करते हैं और मोदी भी ऐसा ही कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो कुछ जानकारों का कहना है कि खुद को एक वैश्विक राजनेता के रूप में स्थापित किया जा रहा है। G20 का एक बड़ा और सफल शो उनकी उस छवि को और चमकाएगा। वहीं भले ही इस शिखर सम्मेलन को यूक्रेन के जरिए परेशान किया गया हो, लेकिन लोग इस शिखर सम्मेलन को एक ऐसे आयोजन के रूप में देखेंगे जिसने भारत के अंतर्राष्ट्रीय कद को बढ़ाया है। लेकिन पीएम मोदी को अपने घरेलू मोर्चे पर अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है, जैसे कि लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा करना। मानवाधिकार से जुड़े सवाल भी हैं। विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता आरोप लगाते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से मुसलमानों और अन्य लोगों के खिलाफ हेट क्राइम बढ़ा है। वहीं मोदी सरकार इन आरोपों से इंकार करती रही है। उसका कहना है कि उसकी नीतियां सभी भारतीयों के लिए समावेशी है और यही संदेश पीएम मोदी शिखर सम्मेलन के दौरान देश और दुनिया के लोगों को देना चाहते हैं। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। दिल्ली में अलग अलग नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 8 सितंबर यानी कि आज रात तक सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों का राजधानी पहुंचने का कार्यक्रम तय था, जिसमें आपको बता दें कि जो बाइडेन भी अब से थोड़ी देर में पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि सभी राष्ट्राध्यक्ष राजधानी पहुंच जाएंगे और G20 में आने वाले मेहमानों की सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी निगरानी रखी जा रही।
इसके लिए दिल्ली पुलिस समेत कई केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया है। मेहमानों के लिए भारत मंडपम में G20 के थीम सॉन्ग वसुदेव कुटुंबकम पर संगीत का खास इंतजाम भी किया गया है। मॉरिशस के पीएम प्रवीण कुमार जगन्नाथ समेत कई मेहमान गुरुवार को दिल्ली पहुंच गए थे। सबसे पहले मंगलवार को नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू दिल्ली पहुंचे थे, जिनका स्वागत केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने किया था। अलग अलग देशों से आने वाले इन मेहमानों को रिसीव करने के लिए कई केंद्रीय राज्य मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे। G20 के मुद्दे पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक सुषमा स्वराज भवन से शुरू हो चुकी है। पीएम इस बैठक में G20 समिट की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आए हैं। इससे पहले फरवरी 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। आमतौर पर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दो देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत को शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन भारत ने अमेरिका राष्ट्रपति और सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ द्विपक्षीय बातचीत की मंजूरी दे दी है। बाइडेन के भारत दौरे के दौरान दोनों देश छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों पर संभावित परमाणु समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन सौदे, जेट इंजन पर रक्षा सौदे के लिए अमेरिका कांग्रेस की मंजूरी पर प्रगति पर भी चर्चा संभावित है। साथ ही दोनों देश के नेता यूक्रेन के लिए संयुक्त मानवीय सहायता देने पर भी चर्चा करेंगे। इस दौरान भारत कोशिश करेगा कि अमेरिका में भारतीयों के लिए अधिक उदार वीजा व्यवस्था तय हो। एक दूसरे के देशों के लिए एक नए वाणिज्य दूतावास स्थापित किए जाने पर भी चर्चा संभव है। सूत्रों की माने तो भारतीय और अमेरिकी अधिकारी जो बाइडेन की राष्ट्रपति के तौर पर पहली भारत यात्रा के लिए एक मजबूत और परिणाम देने वाली संयुक्त विज्ञप्ति तैयार करने को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। जून में पीएम मोदी के अमेरिका में राजकीय दौरे के दौरान दोनों देशों ने भारत में 6 परमाणु रिएक्टरों के निर्माण के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑफ वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के बीच बातचीत की थी। अब छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर चर्चा चल रही है। पीएम मोदी इस पर भी चर्चा करेंगे। भारत ने यूक्रेन को अब तक लगभग 100 टन मानवीय सहायता भेजी है, जिसमें जरूरी दवाएं, मेडिकल डिवाइस, कंबल, तंबू, भोजन शामिल है। अमेरिका और भारत अब यूक्रेन को साझा मदद देने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अब तक इस योजना को अंतिम रूप दिया नहीं गया है। सूत्रों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच क्लीन एनर्जी, डिफेंस, हाई टेक्नोलॉजी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। वो जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय विकास बैंक सुधार एजेंडे पर चर्चा कर सकते हैं। विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा पर होने की संभावना है। जो बाइडेन के दौरे को इसलिए भी अहम बताया जा रहा है कि यह उनका पहला दौरा है। G20 समिट से पहले दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग, रक्षा सहयोग पर खास चर्चा हो सकती है। दोनों देशों के बीच किलर ड्रोन के मुद्दे पर भी व्यापक चर्चा की उम्मीद है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन का दौरा भारत अमेरिकी संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। भारत और अमेरिका के रिश्तों में गर्मी के दौर को आगे तक ले जाने की जरूरत है। G20 सम्मेलन को लेकर आपको बता दें कि 3 दिन तक के लिए दिल्ली भी बंद है। अब ऐसे में कई लोगों का ये मानना है कि आखिर कई लोगों के मन में ये सवाल है कि G20 सम्मेलन आखिर इतना जरूरी क्यों है, जिसके लिए 3 दिन तक के लिए दिल्ली को बंद कर दिया गया है। अब कई सवाल है मन में कि आखिर ये जो बैठकें होंगी ये कितनी महत्वपूर्ण होंगी। भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जा रहा है, विश्व गुरु बनने की बात कही जा रही है। तमाम चीजें इस G20 सम्मेलन से साफ होंगी। हमारे साथ हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रवीण गुप्ता जी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश अंचल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल सब्जवारी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में प्रवीण आपसे करूंगी, दिल्ली की बात करें तो अभी तक क्या कुछ अपडेट है G20 सम्मेलन को लेकर? ठीक है, लगता है प्रवीण से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिलाल सब्जवारी जी का रुख कर लेते हैं। बिलाल जी, अगर हम बात करें ये जो G20 सम्मेलन है, माना जा रहा है कि इस G20 सम्मेलन में कहीं ना कहीं हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक क्लियर विजन है। सबसे पहले G20 सम्मेलन को लेकर आपकी राय जानना चाहूंगे मैं। देखिए, भारत के लिए एक खुशी का मकाम, चंद्रयान 3 की उपलब्धि के बाद भारत के अंदर G20 देशों के सम्मेलन का ये आयोजन है
ये किसी भी देश के लिए फख्र की बात होती है। भारत किस तरह से इन सभी देशों का स्वागत कर रहा है, ये आपने बड़ी विस्तार से बताया। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार जिस तरह से निरंतर एक इकोनॉमी के फ्रंट पर विश्व स्तर पर एक अपनी जगह बनाना चाहते हैं, G20 सम्मेलन इसमें एक महत्वपूर्ण भागीदारी हमारे लिए एक साबित होगी। दरअसल हम भारत की पूरी कोशिश है कि किस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रूप से एक पॉजिटिव ट्रैक पे चलाएं, और प्रधानमंत्री निरंतर इस बात की अंदेशी कर रहे हैं कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट का माहौल बहुत अच्छा है, और वो इस G20 के माध्यम से पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं कि विश्व बिरादरी हिंदुस्तान के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट के द्वार खोल सकती है। और भारत की ये कोशिश रहेगी कि जितना भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा, उसी तरह उसके माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से पटरी पर दौड़ने लगेगी। इसी कोशिश के उद्देश्य से ये सब किया जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे कूटनीतिक पहलू भी हैं। जैसे कई बड़े महत्वपूर्ण देशों के प्रमुख इसमें शामिल हो रहे हैं, खासतौर से अमेरिका के प्रमुख इसमें शामिल होंगे। उनके साथ जो हमारी वीजा संबंधी नीति है उसके अंदर उदारता लाने की कोशिश की जाएगी। भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं उसके अंदर इस मसले पर बात हो सकती है अमेरिका प्रमुख से कि आने वाले समय में साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जिस तरह से चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसमें भारत और चीन, भारत को जिस तरह से चाइना परेशान कर रहा है, भारत की सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, उसमें भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरह से सहयोगी हो सकते हैं, इस पर भी महत्वपूर्ण बात हो सकती है। साथ ही साथ जो हमारे अर्थव्यवस्था से जुड़े मसले हैं, पर्यावरण से जुड़े मसले हैं, व्यापार से जुड़े मसले हैं, इन सभी मसलों पर भारत के प्रतिनिधित्व विदेशी प्रतिनिधित्व के साथ किस तरह से एक रास्ता निकाल सकते हैं, पर्यावरण के मुद्दे पर किस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी नीति अपना सकते हैं जिससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, और साथ ही साथ हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी बढ़े। इस समागम के साथ हम आगे अपनी बात को बढ़ा सकते हैं। चाइना जिस तरह से हमें समय समय पर परेशान करता रहा है, और जिस तरह से भारत के नागरिकों को चाइना में जो वीजा की समस्या होती है, ये दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर भारत की पूरी कोशिश रहेगी कि हम इन मुद्दों पर अमेरिका के राष्ट्रपति से कोई ना कोई ऐसे रास्ते निकालें, ऐसी बातचीत के सिलसिले शुरू करें जो भारत की नीतिगत रूप से भारत को एक सकारात्मक दिशा दे सके। जिस तरह से भारत इन सभी चीजों का स्वागत कर रहा है, वो एक संदेश जाएगा पूरे विश्व के अंदर कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसीज है उसके अंदर कितना लचीलापन लाया जा सकता है, उसका आदान प्रदान भी विश्व के प्रतिनिधियों के साथ किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर भारत को किस तरह से एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाया जाए, भारत किस तरह से एक आर्थिक तरक्की के पथ पर चले, भारत के अंदर किस तरह से जो आर्थिक जो हमने मंदी झेली है कोरोना के काल से, उस डेफिसिट को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं आने वाले समय में। और इस सभी चीज को लेकर जो प्रधानमंत्री का जो विश्वास है, उन सबको हमें देखने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में जिस तरह से G20 देशों का ये सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है, ये यकीनन उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। ठीक है, बिलाल साहब जवाली जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट है? अनम्यूट कीजिएगा। प्रवीण, अनम्यूट कीजिए। ठीक है, लगता है प्रवीण की आवाज नहीं आ पा रही है। और आलोक भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है दिल्ली से। आलोक जी, कैसे देख रहे हैं इस G20 सम्मेलन को लेकर? G20 सम्मेलन जैसा डिप्लोमेसी के स्तर पर होना चाहिए उस तरह ना होकर ये इवेंट बना लिया गया है, बड़ा इवेंट बना लिया गया है। और G20 की सबसे ज्यादा किसी भी सम्मेलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका जो फाइनल डिक्लेरेशन क्या होता है। ये दूसरी दफा ऐसा हो रहा है कि फाइनल डिक्लेरेशन के लिए अभी तक मसौदा तैयार नहीं है और दो बिंदुओं पर अभी तक ये मतभेद बना हुआ है।
केवल एक ही बिंदु है जिसमें ऐसा लग रहा है कि सहमति के आसार बन रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। केवल एक ही बिंदु है जिसमें सहमति के आसार दिखाई दे रहे हैं, वो है चलिए दूसरी वाली लानी लाऊं क्या? अफ्रीका यूनियन का इसमें G20 में प्रवेश। ये एक डेवलपमेंट है कि भारत पिचिंग कर रहा है, लेकिन अगर भारत की पिचिंग कर रहा है तो इससे पहले भी हमको याद करना पड़ेगा कि जोहान्सबर्ग में अभी सम्मेलन हुआ था। तो ब्रिक्स के सम्मेलन में भी अफ्रीकी देश काफी बड़ी संख्या में अफ्रीका यूनियन के लोग आए थे, और उसमें भी एक चीज और थी कि उसमें चाइना के साथ में कई अफ्रीकी देशों की एक बैठक भी हुई थी ब्रिक्स के साथ ही, माने ब्रिक्स के तुरंत बाद वो होने वाली थी। तो ये देखना पड़ेगा कि ये समझना पड़ेगा, क्योंकि चाइना भी अफ्रीका द्वीप में काफी लंबे समय से सक्रिय है और इन लोगों को एक बड़ी आवाज देने की बात कर रहा है। ग्लोबल साउथ की आवाज, ग्लोबल साउथ का ये नारा जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे चीन का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि वहां पर मिनरल रिच देश हैं, तो वहां पर किस तरीके से होगा। अब जहां तक केवल G20 की बात है, तो G20 में तो पहला मैंने बता दिया कि सबसे बड़ा एक रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण किस तरीके की भाषा और शब्दावली का इस्तेमाल। हाल में भी पिछला जो G20 जो हुआ था, तो उसमें भी इसी मुद्दे को लेते हुए काफी बड़ा मतभेद था। तो देखना है कि ये भारतीय की कूटनीतिक सफलता के तौर पर माना जाएगा कि कितना सफल हो पाता है और कितना अंतिम घोषणा पत्र जारी हो पाता है एक मत से। एक ये चीज महत्वपूर्ण है। और दूसरा G20 के बारे में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, डिप्लोमेसी है, सम्मेलन होते हैं, शिखर सम्मेलन होता है, लेकिन भारत ने इसको एक अलग तरीके के लिया है। करीब 200 बैठकें कर डाली हैं भारत के लगभग सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इस पर कर दिया है। डिप्लोमेसी जहां तक मेरे को लगता है कि राजनीतिक अगर परिपक्वता की दृष्टि के साथ देखा जाए तो ये जिले और राज्य स्तर की चीजें नहीं होती हैं, ये राष्ट्रीय स्तर की चीजें होती हैं। तो आयाम तो इसको काफी बड़ा दे दिया गया है। तो अब इसको आप अगर फाइनल डिक्लेरेशन नहीं आता है तो ये की समझने वाली बात होगी कि क्या है। देखिए, पुतिन का ना आना आप जोहान्सबर्ग में तो बर्दाश्त कर सकते हैं। जोहान्सबर्ग में इंटरनेशनल ICC का वहां पर उनके नाम पर वारंट जारी था और दक्षिण अफ्रीका ने उस पे दस्तखत किए थे उस कन्वेंशन के ऊपर। तो उस नाते अगर वहां पे चूंकि वो बच्चों के अडॉप्शन को लेते हुए उनके पुतिन के ऊपर आरोप था, तो जोहान्सबर्ग में तो उस दक्षिण अफ्रीका को उनकी गिरफ्तारी करना बाध्यकारी था, लेकिन भारत ने उस कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किया है। तो इसलिए पुतिन का ये बहाना भारत के संदर्भ में नहीं चल पाएगा कि वो भारत इसलिए नहीं आए क्योंकि वहां पर ICC में यूक्रेन में बच्चों को लेते हुए एडॉप्शन और इसमें तमाम दुर्व्यवहार और इन सबको लेते हुए उनके ऊपर आरोप थे और इंटरनेशनल कोर्ट का एक आरोप था। जहां तक चीन की बात है, तो चीन की बात की भी हमको समझनी पड़ेगी। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि पिछला जब बाली में जो सम्मेलन इंडोनेशिया में, आपको मालूम ही है कि ये रोटेशन है, हर देश को इसकी अध्यक्षता मिलती है। पिछली बार जब बाली में सम्मेलन हुआ था तो हमको पता से कुछ दिनों पहले पता चला था कि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की आपस में मुलाकात हुई थी। राजनयिक स्तर पर यह बहुत ही एक अटपटा है कि एक बातचीत हुई और वो बातचीत के बारे में खुलासा नहीं किया गया। मुद्दों का क्या मुद्दे डिस्कस होते हैं, इसका खुलासा ना किया जाए तो बात समझ में आती है, क्योंकि कई बार राजनीतिक स्तर पर या कूटनीति के स्तर पर जब मामले मुकाम पर नहीं पहुंचते हैं तो उसका उतना ज्यादा हवाला नहीं दिया जाता। लेकिन मुलाकात हुई, इसका भी हवाला ना दिया जाना, ये एक थोड़ी सी समझ में ना आने वाली बात है। जोहान्सबर्ग में भी द्विपक्षीय वार्ता नहीं है और ये शी जिनपिंग यहाँ भी नहीं आए। तो जाहिर सी बात है कि अब G20 जो मौजूदा स्वरूप में जिसमें ये लेने जा रहा है, तो इसमें G7 का लगभग पश्चिम का एक दबदबा रहेगा, काफी बड़े पैमाने पर दबदबा रहेगा। तो ये देखना है भारत के लिए एक नट के तरीके से, जैसे वो अपना बैलेंस साधता है, तो उसको ये साधना भी पड़ेगा, क्योंकि वो रूस के खिलाफ क्या प्रस्ताव पारित होता है, उनके विदेश मंत्री लावरेव पहले ही कह चुके हैं कि रूस के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव को पारित नहीं होने देंगे, रोकेंगे। उधर चीन का भी एक अलग मामला है। चीन का भी देखिए, जो विदेश मंत्री थे अभी इंडोनेशिया में जकार्ता में, उन्होंने क्या बयान दिया, वो बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी के संदर्भ में हमको G20 में भी देखना चाहिए। भारत के लिए चुनौती बड़ी है, एक ध्रुव रूस और चीन का भी बैलेंस करना है और दूसरा ये पश्चिम के दबाव को भी देखना है भारत किस तरीके से कूटनीतिक संतुलन साधता है और अपनी शिष्टता बरकरार रहता है। अन्यथा ये केवल एक इवेंट बन जाएगा और उसका कोई लाभ कूटनीतिक स्तर पर नहीं मिलेगा। बिल्कुल आलोक जी, से हम और अच्छे तरीके से आगे समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। और
प्रवीण गुप्ता जी, आपको आवाज आ रही है क्या? जी मैडम, आवाज आ रही है मेरे को। जी प्रवीण जी, क्या कुछ अपडेट है? जी मैं बता दूं आपको मैम कि जिस तरीके से G20 की तैयारी पिछले कई दिनों से चल रही है यहाँ पर, और उसके संबंध में कल मतलब आज 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक दिल्ली में पूरा जो भी एरिया है जहाँ उन लोगों को रखा जाएगा, उन एरियो के अंदर सभी लोगों को उस तरीके से उनके मेहमान नवाजी के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पूरी व्यवस्था के साथ साथ G20 के जो 20 देश जो दिल्ली के अंदर आएंगे और उनके प्रधानमंत्री और उनके राष्ट्रपति जो भी दिल्ली के अंदर आएंगे, उनको रखने के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो पूरी दिल्ली का जो एरिया है वो 3 दिन के लिए पूरा लॉकडाउन में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरीके से कोरोना के टाइम में लॉकडाउन कर दिया गया था, उसी तरीके से यहाँ पर पूरा लॉकडाउन का तरीका पूरा अपनाया गया है। पूरी मतलब ये लगा लीजिए, जहां जहां वो लोग रहेंगे उन पूरे एरिया को लॉकडाउन में पूरे तरीके से तब्दील कर दिया गया है। जी ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर आलोक त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, कैसे देख रहे हैं इस G20 सम्मेलन को? आलोक भुतारिया जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको भारत को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो ये एक इवेंट महज बनकर रह जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी देखिए, बात सही कही कि अगर उस चीजों को ध्यान नहीं दिया गया तो एक राजनीतिक इवेंट हो जाएगा, और राजनीतिक इवेंट भी अगर वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये लेकिन भारत के लिए इस तरह का G20 सम्मेलन की मेजबानी करना अपने आप में बड़ी बात है। और साथ ही अपने आप में भारत में जिस तरह से कोरोना के बाद जो आर्थिक और कई तरह की जो उसको लेकर के ये भारत में प्लस जो G20 के जो देश हैं उन देशों के साथ बैठना, साथ में अन्य देशों में भारत की स्थिति को मजबूत करना, ये सब कई चीजें ऐसी हैं जो इस सम्मेलन के माध्यम से भारत की स्थिति मजबूत होगी। तो ये पिछले कुछ दिनों से जिस तरह तैयारियां हुई उससे लग रहा है, बल्कि 2 देश अगर बात की जाए चीन और रूस के राष्ट्रपतियों के नहीं आने की, लेकिन अन्य सभी राष्ट्राध्यक्ष आ चुके हैं। तो और भारत उनकी मेजबानी के साथ ही अपनी जो स्थिति है, अपनी मजबूती जो भारत की मजबूती है विदेशों में, उसको और मजबूती से रखना, साथ ही विभिन्न मुद्दों पे एक राय बनाना, ये बड़ी बात होगी भारत के लिए। क्योंकि जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी तो ये शिखर सम्मेलन G20 सम्मेलन अपने आप में विशेष महत्व रखता है। क्योंकि कई ऐसे देश इसमें आ रहे हैं जहां पे आपको उनसे विभिन्न मतभेदों के बाद भी उनके साथ में बैठना होगा, अपनी बात को रखना होगा, अपने मुद्दों को उठाना होगा। ये आपस में तालमेल बैठाना और सफलता अर्जित करना, ये बड़ी बात होगी भारत के लिए। ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर राकेश औंचल जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, कैसे देख रहे हैं G20 के सम्मेलन को? अनम्यूट कीजिएगा राकेश जी। देखिए, अभी इस मामले पर आलोक जी ने बहुत विस्तार से बात कही है, और मैं इसको बिल्कुल एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह ही देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान में ये सम्मेलन हो रहा है। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी भारत के छोटे जो मुल्क हैं, इंडोनेशिया में हो चुका है, अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो चुका है, सऊदी अरब में हो चुका है, वहां पर जरा भी खरखसा नहीं हुआ, और दिल्ली हमारी 3 दिन के लिए बंद कर दी गई। नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि इस आयोजन को लेकर के भारत की सरकार भारत के भीतर जिस तरह से राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर इसको प्रचारित कर रही है, उसको लेकर भी बड़ी चिंता होती है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन अक्सर होते रहते हैं, रोटेशनल ये एक प्रक्रिया है। ये कोई गुटनिरपेक्ष आंदोलन नहीं है जिसके मंच आपने बनाए हों, जिसके लीडर आप हों। ये तो क्रम बाय क्रम चलता रहता है। लेकिन इस आयोजन को राजनीतिक इवेंट न बना के अगर सचमुच में जो इस समूह की भावना है उसके अनुसार अगर किया जाता है तो निश्चित तौर पर भारत कुछ न कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन इसकी न तो कार्यसूची स्पष्ट है और न अभी तक किन मुद्दों पर किस तरह से भारत अपना प्रतिनिधित्व करेगा ये स्पष्ट है। और राजनीति साफ दिखाई दे रही है कि इस आयोजन के लिए जो अतिथियों के सम्मान में जो भोज आयोजित किया जाना है
उसमें देश के सबसे बड़े विपक्ष की दल के अध्यक्ष को नहीं बुलाया जा रहा है, जानबूझ के नहीं बुलाया जा रहा है। भाषा का एक मुद्दा उठा लिया गया है। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। तो इस आयोजन के बहाने हमारी सरकार एक तरफ अपने देश के भीतर की राजनीति को भी संभालना चाहती है और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर जो इसकी जो मूल भावना है उसके अनुरूप अगर बैठक होती है, मुद्दे आते हैं और उससे कुछ उपलब्धि हासिल होती है, हमारे देश जो संबंध जिन समूह के देशों से बिगड़े हुए हैं, आर्थिक संबंध बिगड़े हुए हैं, राजनीतिक संबंध बिगड़े हुए हैं, राजनयिक संबंध बिगड़े हुए हैं, इसको लेकर के अगर कोई स्पष्ट धारा दिखाई दे तब तो ये माना जाएगा कि भारत ने कुछ इस समूह की बैठक के जरिए हासिल किया। अन्यथा एक पॉलिटिकल इवेंट बन के ये रह जाएगा और इसका फायदा आने वाले जो हमारे 5 राज्यों के चुनाव और अगले साल जो आम चुनाव है उसमें उठाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा और हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं महाशक्तियों का महासम्मेलन, और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं महाशक्तियों का महासम्मेलन और चर्चा इसी पर मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बिलाल साहब ज़ुवारी जी, आप इस बात से कितना सहमत है कि ये जो कार्यक्रम है, यानी कि ये जो G20 सम्मेलन है, ये महज इवेंट बनकर रह गया है या ये इवेंट बन सकता है? क्या ये महज राजनीतिक एजेंडा है? 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, कितना कोरिलेट हम कर पाएंगे इससे? क्या ये एक बड़ी उपलब्धि नहीं है भारत के लिए? देखिए, थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आ रही है सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से। मेरी बार बार वॉइस ब्रेक हो रही है। फर्स्ट शॉट में जब मैं बोल रहा था तो मेरे पास सिग्नल प्रॉपर नहीं मिल रहे थे और मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा था। उम्मीद करता हूँ अब शायद सिग्नल ठीक हो गए होंगे और मेरी आवाज आप तक सही दिशा में पहुंच रही है। जी जी। देखिए, अभी इसकी शुरुआत है। इस नतीजे पे पहुंचना कि ये एक इवेंट बनकर रह जाएगा, अभी इसकी शुरुआत है और हमें इस पर नजर बनाने की जरूरत है। देखिए, इसको हम ज्यादा राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। जहां तक पक्ष विपक्ष की राजनीति का सवाल है वो भारत के आंतरिक राजनीति से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जिसकी होस्ट खुद भारत सरकार है और इसमें जिस स्तर के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, ये भारत के लिए यकीनन गौरव की बात है। G20 इस सम्मेलन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज को मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा समय में जो भारत की सबसे बड़ी चुनौती है वो चाइना को मैं देखता हूँ। और ऐसे समय में जब इसके अंदर चाइना के फर्स्ट हैंड कहिए कि इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इस वक्त इसमें चाइना का हो रहा है और अमेरिका के प्रमुख सीधे इसमें शामिल हो रहे हैं, तो इसमें ये भारत की दूरदर्शिता पर, भारत की कूटनीतिक समझबूझ पर निर्भर करेगा कि वो इस अवसर का किस तरह से लाभ उठाते हैं। और जिस तरह से चाइना ने हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण किया है, उसको लेकर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ हमारी क्या गुफ्तगू होती है भारत की और वो इस संबंध में क्या इनिशिएटिव लेते हैं, ये भारत की कूटनीतिक समझबूझ पर निर्भर करेगा। और आने वाले समय में हमें पता लगेगा कि हम इस अवसर का किस हद तक लाभ उठाने में कामयाब रहे। जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, जहां तक वीजा का सवाल है, जहां तक आपसी व्यापार का सवाल है, तो ये तो वो पहलू है जिस पर आमतौर पर सरकारें काम करती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त हमारे सामने ये है कि हम चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसको हम किस तरह से रोकें और इसका संदेश अमेरिकन राष्ट्रपति को किस तरह से दें कि हमारे यहाँ चाइना किस तरह से उसने अतिक्रमण किया और किस तरह से घुस कर बैठा हुआ है। इस मुद्दे पर चाइना के विरुद्ध भारत और अमेरिका के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्या एक द्विपक्षीय वार्ता के अंदर साझा समझौता हो सकता है, किस तरह से हम G20 प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सकते हैं, किस तरह से हम ये देश इसके माध्यम से हम पूरे विश्व में एक संदेश दे सकते हैं कि चाइना विस्तारवादी की नीति के चलते हमारे देश के अंदर अतिक्रमण कर रहा है। वहीं जिस तरह से रशिया का शामिल ना होना, इस पर भी हम बड़ी गौर फिक्र करने की जरूरत है कि क्या चाइना और रशिया कोई एक गुट के रूप में काम तो नहीं कर रहे भारत के विरुद्ध, क्या रशिया चाइना के करीब जाता हुआ नजर तो नहीं आ रहा, या ये दोनों की एक
एक अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों के राष्ट्रपति इस G20 में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्या इस रूप में भी हमें इसको देखने की जरूरत है। तो इन सभी चीजों को, यूक्रेन का मसला हमारे सामने है, तो इन सभी चीजों को हम इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका जैसी ताकत के सामने एक कूटनीतिक रूप में किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो कंट्रास्ट इस समय रशिया एंड अमेरिका का बना हुआ है, तो इस समय चाइना और अमेरिका का जो कंट्रास्ट बना हुआ है, इस कंट्रास्ट में भारत किस तरह से अपने लिए एक अवसर तलाश सकता है, ये भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर हो सकता है। तो अभी हमें इस पर नजर बनाने की जरूरत है। और जहां तक रहा सवाल भारत के अंदर आंतरिक मामलों का, तो उससे संबंध में तो राहुल गांधी ने आज फिर विदेश भूमि पर भारत के लोकतंत्र में जो घट रहा है उस पर अपनी बातें रखी है। भारत के अंदर जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उससे संबंध अपनी बात रखी। भारत के अंदर जिस तरह से मानव अधिकारों के साथ जो हनन हुआ उसके संबंधी बात रखी। लेकिन राहुल गांधी ने खुद इस G20 सम्मेलन का वेलकम किया है, तो मैं इसको एक अवसर के रूप में देखता हूं, और इसमें मैं भारत के लिए एक ऐसा अवसर देखता हूं जो कहीं ना कहीं भारत को आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक न केवल स्थापित करने में मददगार होगा, बल्कि भारत जिस दिशा में अपने आप को एक आर्थिक शक्ति बनाने की जो कोशिश कर रहा है, इसमें भी भारत को इस सम्मेलन से बहुत मदद मिली। आलोक जी, देखिए विश्व गुरु बनने की बात है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो देश शामिल होने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि अगर हम कहेंगे कि नहीं हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो और देश हमारे साथ क्यों होंगे। हमें भी वो क्वालिटीज होनी चाहिए, या अपने आप को प्रूव करने की मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती इस वक्त भारत के ऊपर है। देखिए, दो चीजें, किसी भी कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर सम्मेलन होता है तो उसको दो स्तर पर देखना चाहिए। एक तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर वो कितनी आपके लिए मददगार होगी, उसकी अध्यक्षता, और दूसरा यह है कि आपके आंतरिक राजनीति में क्या हो। तीसरा एक आजकल सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब हम कूटनीति की बात करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि द्विपक्षीय संबंधों में आर्थिक तौर पे आप देश के लिए कितना फायदा जुटा पाते हैं। हम सबसे पहले फायदा जुटाने वाली हम बात पे आते हैं। अमेरिका को भले ही आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका के साथ हमारी ये बातचीत हो गई है, वो बातचीत हो गई है, लेकिन अभी ये द्विपक्षीय जब बातचीत हुई, देखिए ये जो पैरेलल जो बातचीत होती है इस सम्मेलन के साथ में, जो एक अलग से जो बैठकें द्विपक्षीय होती है, उन बैठकों में अभी तक ऐसा कोई विशेष उपलब्धि किसी भी देश को हासिल नहीं हुई है। कुछ छुटपुट जरूर हो जाती है, जैसे आपने वीसा की बात कर रहे हैं तो वीसा भी मिल जाएगा, कुछ इस तरीके की कुछ एक एकोमोडेट कर दिया जाता है। लेकिन जो भारत के लिए जो बड़े मुद्दे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण। और अमेरिका, मैं आपको थोड़ा सा 20 सेकंड और दूंगा। अमेरिका भारत को कितनी तरजीह देता है, हमको दो चीजों से समझना पड़ेगा। पहला, अमेरिका ने पिछले 2.5 साल में भारत को पूर्ण राजदूत नहीं दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर हम लोग ये सोचें कि अमेरिका हमारे लिए बहुत बड़ी मददगार साबित होने जा रहा है, इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। दूसरा, जब हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए हुए थे तो उसी समय वहां पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को बेल आउट किया जा रहा था, अरबों डॉलर का एक पैकेज दे दिया गया, लगभग साइमल्टेनियसली साइन हुआ, और इधर हमारे प्रधानमंत्री साहब हमारे दूसरे देश में गए और उसके 2 दिन के बाद ही पाकिस्तान को ये सहायता दे दी गई। तीसरा, अभी तक आपको जैसे उसमें बात हो रही थी कि 31 आपको ड्रोन मिलने थे, एडवांस ड्रोन मिलने थे, उसमें से आपको करीब 15 के करीब तो आपको ये एशिया ने, मतलब अपने जो हिंद महासागर है, आपको वहां पर लगाने थे। बाकी कुछ आपको वो नौसेना के लिए थे और कुछ वायुसेना के लिए थे। अब इन चीजों में देखिए, इस पर अभी तक क्या समझौता हुआ, नहीं हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा जो भारत की जरूरत है वो ये है कि टेक्नोलॉजी, जेट टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने अभी तक अपने जो मित्र देश उसके जो कहे जाते हैं, उसने टेक्नोलॉजी वहां भी ट्रांसफर नहीं किया है, वहां केवल जॉइंट प्रोडक्शन किया, उसके लिए तैयार हुआ है। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे भारत में कुछ मीडिया में लगातार ये चर्चा हो रही है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी, मुझे लगता है कि इसमें बहुत मुश्किल आएगी, इतना आसान नहीं है। क्योंकि वहां पर जब पिछली बार जब जो बयान जारी हुआ था उसमें साफ साफ कहा गया था कि भारत भी इकोसिस्टम को अभी समझना पड़ेगा, इकोसिस्टम को अभी तैयार होना पड़ेगा। यही बात आपके सेमीकंडक्टर पे भी लागू होती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अमेरिका कोई भारत को बहुत ज्यादा कोई एकोमोडेट कर रहा है, ये नहीं है।
अमेरिका, हाँ, चीन के बरक्स आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी एक पोजीशनिंग देख रहा है जिसमें भारत को अहमियत थोड़ी दे रहा है, लेकिन भारत को पूरी अहमियत नहीं दे रहा है। आप याद करिए कुछ साल पहले जब यहाँ पर ट्रंप राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका ने भारत को जीएसपी से बाहर कर लिया था, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसके तहत $5.3 अरब का कारोबार होता था और भारतीय कारोबारियों को तरजीह दी जाती। अमेरिका ने जो जीएसपी से भारत को बाहर किया, उसकी बहाली अभी तक नहीं हो पाई है। तो इस तरीके से तमाम चीजें हैं, हमको पिछला भी देखना पड़ेगा कि क्या है और आने वाले भविष्य में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान को भी तरजीह दे रहा है, पाकिस्तान को भी बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अमेरिका के इशारे पे क्या हो सकता है, ये कोई छुपी बात नहीं है, ये सबको मालूम है। अब सवाल आता है, अब यही आपके रशिया की बात भी आती है। तो रशिया और चीन देखिए एक हो रहे हैं, मजबूरी है, क्योंकि आपको पश्चिम के खिलाफ में आपको खड़े होना है, जो एक अपनी पोजीशनिंग बना रहे हैं, और पश्चिम के खिलाफ ही ब्रिक्स कहीं खड़ा ना हो जाए, इसको लेते हुए भी राजनीति तेज चल रही है, जिसमें अफ्रीका को शामिल करने की बातचीत चल रही है। जैसा मैंने आपके पहले चक्र में भी कहा कि अफ्रीका यूनियन को यहाँ पर शामिल करने की बातचीत चल रही है और इसमें लगभग सहमति हो जाएगी। मुद्दा फिर वही आता है जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि देखिए, आप ज्वाइंट अगर डिक्लेरेशन आप ला पाते हैं, तब तो एक आपको मालूम होगा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप नेतागिरी करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, आपकी छवि बढ़ेगी। लेकिन छवि तभी बढ़ पाती है जब आप पर कैपिटा इनकम, जब लोगों की आप बढ़ा पाते हैं, लोगों की खुशहाली बढ़ा पाते हैं, हंगर इंडेक्स में आप अपने को ऊपर ला पाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप रिसर्च में आप अपना बजट लगाते हैं, कितना बजट आप शोध के लिए देते हैं, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुख्य कारक है, जमीन अगर तैयार करनी है तो आपको शोध के लिए करना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अन्यथा आप खरीदार बन करके कभी आप आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आयात भी किया जाता है और निर्यात भी किया जाता है। अभी देखिए, मैं 5 सेकंड में आपको बोल लूंगा। अभी जैसे चीन के साथ में एक अचानक हुआ है कि लैपटॉप और कंप्यूटर का हम लोग आयात नहीं करेंगे। आयात नहीं करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? आपका कितने अरब डॉलर का वहां से तो कारोबार होता है, आपका लगभग करीब 3 से 5 अरब डॉलर के बीच का कारोबार है। उस कारोबार में 70% तो चीन से आता है। आप अचानक से ये कहते हैं कि आप वहां से चीन से आयात नहीं करेंगे, फिर उसके बाद कहते हैं कि हम इसको 1-2 महीने के लिए हम बढ़ा दे रहे हैं, तो 3 महीने के लिए बढ़ाया है। तो सवाल है, इस तरीके से राजनीति नहीं चलती, राजनीतिक इवेंट्स नहीं चलती, राजनीति में बहुत आगे तक का देखा जाता है। और सबसे बड़ा, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय संबंधों में देश हित सबसे बड़ा होता है, और वही चीज महत्वपूर्ण है। राज्यों में इवेंट करने से, राज्यों में बैठ के करने से बात नहीं बनती है, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि अगर द्विपक्षीय वार्ता की एक वहां पर छोटी सी वहां भी हुई, जोहान्सबर्ग में हुई, और उसी के बाद देखिए वहां पर एक नक्शा जारी हो गया जिसमें अरुणाचल प्रदेश का जिक्र है उसमें। और एक चीज और, अभी इसमें जब G20 की जब बैठक हो रही थी, तो जम्मू कश्मीर में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में चीन के प्रतिनिधि मंडल ने भाग नहीं लिया था। वो बैठक में था, पर्यटन को लेकर बैठक थी। तो इसलिए रोड़े बहुत हैं, अब देखना है उस रोड़े को किस तरीके से अड़चन कर लेते हैं। लेकिन अंततः सफलता यही होती है कि आप अपना कद कितना बड़ा लेते हैं और कितनी चीजें आप हासिल कर लेते हैं। इन सम्मेलनों से नहीं हासिल होती है, मुख्यतः द्विपक्षीय वार्ताओं से ही आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे इस पर हम और भी बातचीत करेंगे। राकेश अंचल जी का मैं रुक करना चाहूंगी। राकेश जी, मैं आपसे जरा राजनीति पर ही बात कर लेती हूँ कि G20 सम्मेलन को लेकर काफी लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं। 3 दिन के लिए दिल्ली बंद कर दी गई है। इसको लेकर लगातार विपक्षी दलों की इस पर प्रतिक्रिया आ रही थी और कुछ खास अच्छा रिएक्शन विपक्षी दलों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। G20 सम्मेलन को कुछ पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, एक और जहां अलायंस बन गया है, अब अलायंस जो है वो एक सुर में अपनी बात कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें या एनडीए की बात करें, उनका अपना अलग चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात जब देश की हो रही है, तो ये विचार अलग क्यों? देखिए, ये जो हमारा G20 का समिट हो रहा है, इसको जिस ढंग से सरकार ने और सरकारी पार्टी ने प्रचारित किया है, उसी से राजनीति शुरू हुई है। राजनीति अपने आप शुरू नहीं होती है। आपने इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, एक बैठक विपक्ष के साथ नहीं की कि हम इतने देशों को हमारे यहाँ मेजबानी करने जा रहे हैं, इसमें हम किन मुद्दों पर बातचीत करें। सरकार आपकी है, ये ठीक है, लेकिन देश की जब आप बात करते हैं तो देश के सभी राजनीतिक दलों को भी आपको भरोसे में रहना चाहिए। औपचारिक बैठकें कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। क्या आप यहाँ तो स्थिति ये हो गई कि राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में आयोजित होने वाले भोज में ही आप देश की सबसे बड़ी पार्टी के
अध्यक्ष को बुलाना नहीं चाहते हैं। तो ये सब जब होता है तो निश्चित तौर पर ये इसके पीछे पूरी राजनीति दिखाई देती है और ये राष्ट्रीय मुद्दा फिर नहीं बनता है, इससे देश की छवि नहीं बनती है, देश की छवि बिगड़ती है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, इस समय वो विदेश में हैं, वहाँ वो बेचारे उन्होंने एक शब्द इस सम्मेलन के खिलाफ नहीं कहा, उन्होंने बल्कि भारत सरकार की जो रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के जो नीति रही है उसका समर्थन किया है। तो ये इतनी उदारता अगर आपके मन में नहीं है तो आप किसी भी सम्मेलन के जरिए राष्ट्र हित की रक्षा नहीं कर सकते। और आलोक जी ने बहुत विस्तार से इस बारे में बात कही है। मैं समझता हूं कि इस यो दृष्टि हमारे पास 1952 से लेकर 1966-67 की अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को लेकर के, कूटनीति को लेकर के वो दृष्टि अब हमारे पास नहीं है। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त जो है ये बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। चीन से हमारी अदावत है तो हम अमेरिका की तरफ झुक रहे हैं, अगर हम यूक्रेन के मुद्दे पर देखते हैं तो रूस की तरफ झुक जाते हैं। तो ये गुटनिरपेक्षता का जो हमारा मूल मंत्र था उसको तो हम कोसों पीछे छोड़ आए हैं। और ऐसे में अगर केवल अध्यक्षता करने से, केवल मेजबानी करने से भारत की छवि बन जाए, ये कल्पना करना बिल्कुल हास्यास्पद है। इसके लिए गंभीर उपाय होने चाहिए और द्विपक्षीय रिश्ते बढ़ाने के लिए जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाने चाहिए। आलोक त्रिपाठी जी, क्या सोचना है आपका? जी देखिए, दो अलग अलग मुद्दे हैं। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखिए तो ये एक अलग मामला है। जाहिर सी बात है, जब सरकार इस तरह का आयोजन करती है तो उसको चुनाव में बनाने का भी प्रयास करती है कि मैंने इस तरह का बड़ा आयोजन किया, इतने देशों के राष्ट्राध्यक्षों को देश में बुलाया और बड़े अच्छे तरीके से इसका वो किया, तो ये एक राजनीतिक है। लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है और भारत के लिए विश्व में एक अपनी मजबूती बनाना और बनाए रखना और मजबूती पेश करना, ये भी इस G20 सम्मेलन के माध्यम से होगा। क्योंकि भारत का पिछले अगर कुछ समय में देखें तो विदेशों में मजबूती से अपना डंका बजाया है, तो ये एक उनकी उपलब्धि होगी। और उसके बाद सम्मेलन करके और उसकी मेजबानी करना, कितने देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपने यहाँ बुलाना, उसको सफलता से सही कार्यक्रम को अंजाम दिलाना और अपनी उपस्थिति दक्षिण के देशों में मजबूती से रखना, ये एक विशेष बात होगी। तो ये सब करने का एक उद्देश्य है कि जो विदेशों में अपनी जो भारत की एक मजबूत स्थिति है कि हम आज ये हो रहा है कि चाहे रूस और यूक्रेन का ये युद्ध हो चला हो, तो उसमें देखिए भारत ने अपनी तटस्थता जो सिद्ध की। तो आज कई देश ऐसे हैं जो भारत की ओर टकटकी लगा के देखते हैं, उनसे बड़ी उम्मीद करते हैं। तो ये भारत की उपलब्धि है और ये सम्मेलन भी एक उसी उपलब्धियों में गिना जाएगा। बिलाल साहब ज़वारी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि हम कौन सी पोजीशन पे हैं, क्योंकि देखिए निवेश होना है, निवेश आएगा और देश तरक्की करेगा। ये मोटे मोटे तौर पर आम जनता इसकी बहुत अंदर डीपली घुसेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये सबको लगता है कि G20 का मतलब है कि निवेश आएगा और हम तरक्की कर पाएंगे। लेकिन भारत कौन सी पोजीशन में है? हम क्या पैसे हम लेने के लिए बैठे हुए हैं या ये गिव एंड टेक का प्रोसेस होगा? देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है क्योंकि आज हम एक ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है और आपको वो दिन भी याद करना पड़ेगा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह कार्यकाल के अंदर संप्रंग जब कांग्रेस की सरकार थी और पूरे विश्व के अंदर एक आर्थिक मंदी छाई हुई थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका की इकोनॉमी को फाइनेंशियल हेल्प कर रहे थे, एक पैकेज दे रहे थे फाइनेंशियल हेल्प के माध्यम से। उन्हें ये अच्छी तरह मालूम था कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी अमेरिकन डिपेंडेंट इकोनॉमी थी उस समय, और आज भारत क्योंकि एक इतना बड़ा कंजम्पशन का मार्केट है और जिस तरह से हम लोग ये बार इस बात को कह रहे हैं, सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम लोग एक बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर हैं और हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था तो बनी चुके हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। तो भारत एक कंजम्पशन के एतबार से बहुत बड़ा मार्केट है, तो इस एतबार से अमेरिका हम पे डिपेंडेंट है क्योंकि अमेरिका
कि जब चीजें भारत के अंदर कंज्यूम होगी तब अमेरिका की इकोनॉमी लेकिन बिलाल लेट मी कंप्लीट। बिलाल जी एक क्वेश्चन मेरा इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका को हम हमेशा देखते हैं कि वो बड़ा सेफ साइड रहता है। अमेरिका अपने मूड के हिसाब से काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कई लोगों ने इस बात को बोला कि अमेरिका बहुत सोच समझ कर, ऐसा नहीं कि अगर आप कह देंगे नहीं अमेरिका हमारा मित्र है तो अमेरिका उसी अकॉर्डिंगली काम करेगा। अमेरिका अपनी कूटनीतियों को ध्यान में रखते हुए आगे भारत के लिए कुछ करना चाहता है। जी मैं उसी पर आ रहा था। तो मैं इस बात से आपके सहमत हूं कि अमेरिका एक बहुत प्रोफेशनल कंट्री है। हाँ जी। और प्रोफेशनल होने में इसमें बुराई क्या है? भारत भी प्रोफेशनल कंट्री है। जिस तरह से भारत ने अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए जब विश्व के अंदर विश्व मंदी छाई थी तो अमेरिका की इकोनॉमी में बूस्ट लाने के लिए आर्थिक पैकेज दिया था। तो इसी तरह आज भारत एक बड़ा मार्केट है, बड़ा कंजम्पशन का मार्केट है। और इस बात को हमें समझने की जरूरत है और इस डायनेमिक्स को भी समझने की जरूरत है कि अमेरिका और चाइना के रिश्तों में जिस तरह से इस वक्त एक तनातनी का माहौल है और अमेरिका और चाइना का जो व्यापार घट रहा है, चाइना जो व्यापार अमेरिका के साथ करता था उसमें निरंतरता में घाटा आप देख सकती हैं। आप आंकड़ों पर अगर जाने की कोशिश करें तो हम उस व्यापार को भारत के साथ कैसे एंगेज करें अमेरिका के, इस पे हमें नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि जब हम ये महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका चाइना से थोड़ा सा तकल्लुफ रखता है, व्यापार के अंदर दूर जाना चाहता है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा हम क्यों नहीं उठा सकते? और अमेरिका की यही मंशा है। तो इस डायनेमिक्स को समझने की जरूरत है और उसी दिशा में भारत काम भी कर रहा है। एक तीर से हम दो निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका को हम अपने साथ एक आर्थिक पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अमेरिका के एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के साथ साथ चाइना को भी हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। रहा सवाल पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान अमेरिका का भी एक स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है। तो ये कहना कि अमेरिका भारत को एक तरफा सपोर्ट नहीं कर सकता, यकीनन नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका एक संतुलन स्थापित कर रहा है। लॉन्ग कूटनीति के अंदर चीजें धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं और आप ये देखिए कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी को बार बार इंटरनेशनल लेवल पे बेल आउट की जरूरत पड़ती है। एटलीस्ट भारत के साथ आज वो स्थिति नहीं है। भारत एक व्यापार के बड़े बाजार के रूप में खड़ा है और जिसमें अमेरिका खुद इन्वेस्ट करना चाहता है और यूरोपियन देशों से भी वो कई बार इस तरह की मंशा जाहिर कर चुका है कि भारत एक बड़ा मार्केट है, भारत एक हमारे स्ट्रेटेजिकल पार्टनर है। तो अमेरिका बार बार ये संदेश दे रहा है। तो इन संदेशों को हमें समझने की जरूरत है, इन संकेतों को समझने की जरूरत है। जहां तक हमारी अंदरूनी राजनीति का सवाल है पक्ष विपक्ष की, वो अपनी जगह है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो हमें इस सम्मेलन को G20 को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। रहा सवाल खड़गे जी को ना बुलाने का, ये एक शिष्टाचार का मामला है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का अंदरूनी मामला है। लेकिन G20 का मसला हम इसको इससे नहीं जोड़ सकते कि G20 के सम्मेलन कोई किसी भी तरह भारत के आंतरिक राजनीति को प्रभावित नहीं करता। हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में जरूर प्रभावित करेगा। इससे जो निकल के आएगा हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे ही दिशा में भारत कूटनीतिक रूप से इसमें एक सफलता हासिल करेगा, एक नया आयाम स्थापित करेगा। और मैं इस बात को पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि जिस तरह से भारत मौजूदा समय में अपनी कूटनीतिक चालें चल रहा है चीन के अगेंस्ट, और जिस तरह से उसने यूक्रेन और रशिया के मामले में भी बिना अमेरिका को नाराज करे रशिया से तेल आयात किया, ये सब बातें बताता है कि भारत एक सदीवी दिशा में आगे बढ़ रहा है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि ये G20 सम्मेलन जरूर देश को आगे नए आयामों तक छूने में मदद करेगा। आलोक भदौरिया जी, बहुत कम शब्दों में मैं आपका इस पर जवाब चाहूंगी। शी जिनपिंग और पुतिन का इंडिया ना आना, क्या ये उनकी मित्रता को दर्शाता है और क्या ये भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? मैं बहुत कम शब्दों में इसका आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कभी भी दो टूक कुछ नहीं होता। हाँ जी। कि किसी एक घटना से ये नहीं होता, ना किसी एक बयान से होता है। बयानों का एक सिलसिला समझना पड़ता है, एक संदेश समझना पड़ता है। ये संदेश सीधा ये है कि इसमें भारतीय पक्ष की भारतीय अध्यक्षता को इन लोगों ने बहुत अहमियत नहीं दी है। ये मैसेज साफ है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे थे महाशक्तियों का महासम्मेलन G20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं भारत जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व में बन पाए, इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोशिश की जा रही है। मंथन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।